गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारा जो चैप्टर है आईसीटी यूनिट नंबर 8 में, उसमें बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में डिजिटल जो हमारी पहले की गई है हायर एजुकेशन के अंदर, वो कौन कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। कि हायर एजुकेशन की जब बात आती है आपके सामने, तो आप जानते हो कि उसके अंदर कुछ डिजिटल पहल जो है वो की गई है, और डिजिटल आईसीटी के माध्यम से या डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ पहलें जो है वो आपकी कहीं ना कहीं इस जो हायर एजुकेशन है इसके सेगमेंट के अंदर की गई है। उन्हीं पहलों के बारे में आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि सभी ने क्लास जो है वो ज्वाइन कर ली होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज़ एक बार क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो सभी का आज की इस लाइव क्लास में वेलकम है, स्वागत है। और जिन जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर ली है उनका भी स्वागत है, और जिसने नहीं की है वो भी प्लीज़ जल्दी से अपनी क्लास जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अपने इस आज वाले लेक्चर को, आज वाली लाइव क्लास को स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिजिटल पहल की बात करते हैं। आप सभी जानते हो कि जो आपका हायर एजुकेशन है उसके अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर डिजिटल जो पहल है उसके बारे में आज बात करेंगे। यानी हायर एजुकेशन जो है इसके अंदर क्या क्या आपके डिजिटल इन्वेंशन जो है, डिजिटल इन्वेंशन जो है वो हुए, इनके बारे में बात करेंगे। और हम जानेंगे कि डिजिटल और जो आज का जो ज़माना है या आज का कह लीजिए एरा जो है या युग जो है, उसके अंदर क्या व्यापक बदलाव हुए, चाहे वो आप सरकारी सिस्टम की बात करें चाहे आप गैर सरकारी एजुकेशन की बात करें, तो हर जगह डिजिटल जो है क्रांति वो आपकी आई है। इस डिजिटल क्रांति को आईसीटी के माध्यम से लाने वाला जो है वो कौन है, आपका NMEICT। NMEICT जो है वो है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जो है और शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके द्वारा डिजिटल पहलें की गई है। उस डिजिटल पहल को करने के पीछे उनके 4 उद्देश्य थे। यानी सामर्थ्य, यानी हर एक व्यक्ति तक एजुकेशन जो है वो आपकी पहुँच हो, उसकी हर एक व्यक्ति की सामर्थ्य होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्टली हो। उस हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या गरीब स्टूडेंट हो, या आपका बहुत दूर पे व्यक्ति रह रहा हो, यानी ऐसे आप कह सकते हैं कि रूरल एरियाज़ के अंदर रहता हो, तो वहाँ पे भी उसको सामर्थ्य होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा, आईसीटी के द्वारा। तो इसीलिए आईसीटी के अंदर जो आपके नई नई पहल की गई है उसका पहला उद्देश्य क्या है कि सामर्थ्य होने चाहिए। दूसरा उद्देश्य क्या है, समग्रता होनी चाहिए कि शिक्षा जो है वो सभी जगह हो। ऐसा नहीं कि भारत जो है उसके राजस्थान स्टेट में तो एजुकेशन जो है वो है, बट हरियाणा के अंदर वो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारी जगह जो है आपकी एजुकेशन हो, अवेलेबल हो। तो ऐसी समग्रता भी शिक्षा के अंदर होनी चाहिए। रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी शिक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सके एम्प्लॉयमेंट, ऐसा इस आईसीटी के माध्यम से शिक्षा देने का उद्देश्य था। और फोर्थ नंबर जो है इसका इसका उद्देश्य जो है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन के अंदर आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आईसीटी के माध्यम से आप शिक्षा दे रहे हो तो उसमें कुछ क्वालिटी नहीं है। तो सामर्थ्य, समग्रता, रोजगार और क्वालिटी जो है, इन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आपके आईसीटी के अंदर नई नई पहल जो है वो डिजिटल माध्यम से की गई थी। तो ये इसका उद्देश्य था कि डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने का उद्देश्य है। NMEICT या जो आपका शिक्षा मंत्रालय था, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके ये 4 पिलर थे या 4 इनके उद्देश्य थे। इन्हीं के आधार पे अलग अलग जो डिजिटल पहल की गई है, जिनका विस्तार पूर्वक चर्चा जो हम आगे आने वाली स्लाइडों में करेंगे, वो करने के पीछे इनके 4 उद्देश्य थे। अब चलिए जानते हैं पहले हम इसी NMICT को ही जान लेते हैं कि क्या है ये, एक्चुअल में क्या है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD और भारत सरकार प्लस में इंडियन गवर्नमेंट जो थी, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, 2009 में एक भारत सरकार और ये दोनों मिलके एक प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
और जिनका बेसिकली उद्देश्य क्या था, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। 4 उद्देश्य थे कि हायर जो एजुकेशन है, उस हायर एजुकेशन के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक, हर एक स्टूडेंट तक वो शिक्षा पहुँचे, बहुत सस्ती शिक्षा पहुँचे, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहुँचे। और ये सब किसके माध्यम से हो सकता है पॉसिबल? आईसीटी के माध्यम से। तो 2009 में इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है एमएचआरडी यानी भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्लस में आपकी भारतीय जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा की जाती है। और किस उद्देश्य के साथ? कि सर्वव्यापी और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो है वो सभी के पास समान रूप से उनको मिल पाए, इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना जो है वो आपकी की जाती है। अब आता है पहला स्वयं, यानी डिजिटल जो पहले की गई है उसमें आपका स्वयं आता है। और आपने पढ़ा होगा, जब आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ी है तो आपने स्वयं को देखा होगा। स्वयं, स्वयं प्रभा, ये जो है 2 आपके ऐसे कार्यक्रम है जो कि भारत के शिक्षा के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। या ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो वहाँ पे महत्वपूर्ण रोल जो है इनका दोनों का आपका रहता है। पहले हम थोड़ा सा स्वयं के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो स्वयं है वो आपका क्या है। एक्चुअल में जो स्वयं है वो आपका क्या है। स्वयं की बात करें तो आप देखेंगे कि स्वयं जो है उसका पूरा नाम द स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, यानी एक इस प्रकार की स्टडी जो कि यंग इंस्पायरिंग जो है उनके लिए, यंग जो आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्वयं जो है ये बनाया गया था। इसका बेसिकली उद्देश्य जो था वो था कि युवा शिक्षार्थियों को कम लागत वाली ऑनलाइन शिक्षा जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब स्वयं के बारे में थोड़ी से तथ्य जान लेते हैं कि ये 9 जुलाई 2017 को आपका स्टार्ट होता है। किसके द्वारा होता है? एमएचआरडी के द्वारा। जो पूर्व में एमएचआरडी था अब आपका क्या होगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। इसके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? वही उद्देश्य था कि लाखों विद्यार्थी जिसको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और ई लर्निंग पाठ्यक्रम के माध्यम से यानी ऑनलाइन शिक्षा जो है वो प्रोवाइड कराना। सिद्धांत क्या थे? कि पहुँचो सभी जगह, समानता यानी इक्वलिटी जो शिक्षा की है वो मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो आपकी मिले। इसमें अब कौन सी क्लास से लेके किस कक्षा तक आपका जो कवर होता है वो है 9th से लेके आपका, और एमए या एमएससी या एमकॉम या कह सकते हैं मास्टर लेवल तक का कोई भी कोर्सेस है, मास्टर लेवल तक का कोई भी कोर्स है वो सब कवर इसके अंदर होता है। इस पाठ्यक्रम के अंदर बेसिकली आप देखेंगे तो पहले 9 आपके पाठ्यक्रम समन्वयक थे और अब आपके 10 पाठ्यक्रम समन्वयक आ गए, जिसकी डिटेल में डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे। यानी जैसे NPTEL है, AICT है, UGC है, ये सब इस प्रकार की पहले 9 थी और बाद में इसमें एक और ऐड हो गई आपकी, तो अब 10 जो है पाठ्यक्रम समन्वयक इसके बन गए हैं। कुल पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें बहुत सारे कुल पाठ्यक्रम, अगर 2022 तक की भी बात करूँ मैं तो 2150 पाठ्यक्रम। अब आप ये देखना चाहिए कि स्वयं जो है वो कहाँ पे या ऑनलाइन हमें किस प्रकार का डिस्प्ले होगा, तो आप इस वेबसाइट को https://swam.gov.in यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी साइट है, इसके ऊपर जाके आप देखेंगे तो स्वयं के बारे में सारी डिटेल जो है, सारी चीज़ें जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और इस पे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, किस किस क्लास का कौन सा कोर्स जो है अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, सब चीज़ें जो है इस साइट पे आपको विजिट करेंगे तब आपको दिखाई देगी। तो ये स्वयं जो था वो क्या था, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था कि ऑनलाइन के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक, समानता पूर्वक शिक्षा जो है वो सभी जगह पहुँचे। और बेसिकली 9th से लेके और आपके मास्टर लेवल तक के जो स्टूडेंट जो है उनको शिक्षा प्रोवाइड करना इसका बेसिकली उद्देश्य था। 2017 से स्टार्टिंग है। अब इसके समन्वयक पहले जो 9 थे, बाद में इसके समन्वयक चेंज होके आपके 10 हो गए। उन 10 की पहले बात कर लेते हैं। आप देखिए किसके अंदर समन्वयक जो है वो आपके ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये पहले INI नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन जो है UGC किस प्रकार से पूछ लेता है कि कोऑर्डिनेटर जो थे या समन्वयक जो थे वो पहले 9 थे, इसके बाद में +1 एक जो ऐड किया था वो INI है या आपका UGC है या इस प्रकार से कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है। 10th नंबर जो आपका ऐड किया गया था वो INI था। INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है।
अब ये आपने देखा होगा कि समन्वयक जो आपके अलग अलग 10 प्रकार के समन्वयक जो स्वयं के अंदर है, ये क्या काम करते हैं। बेसिकली देखिए, सबका अलग अलग काम है। पहला आता है AICT। AICT जो है वो बेसिकली भारत के अंदर टेक्निकल जो एजुकेशन है उसके लिए बनाया गया है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या करती है, सेल्फ फेस्ट और इंटरनेशनल कोर्स जो है उसको स्वयं के अंदर आपका मेंटेन करने का काम कौन करती है, AICT करती है। दूसरा आपका NPTEL है, यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग। ये इंजीनियरिंग से संबंधित इसमें जो भी कोर्सेज होते हैं आपके, वो कौन देखता है, NPTEL देखता है। आपका नॉन टेक्निकल लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कौन देखता है, आपका UGC देखता है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ कमीशन। CEC ये एजुकेशन कम्युनिकेशन है, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है एजुकेशन का वो ये देखता है। NCERT यानी ये स्कूल एजुकेशन, जैसे 9th से लेके और आपका 12th तक के जो पार्ट है इसको NCERT डील करता है। नायोस यानी नेशनल ओपन स्कूलिंग, ये भी स्कूल जो है 9th से लेके 12वीं तक का जो ये हैंडल करता है। इग्नू की बात आती है तो इग्नू जो है ये फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, यानी स्कूल के बाद में, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हो, सबको ये देखती है। इसके बाद आता है IIMB, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन बंगलोर, यानी मैनेजमेंट से संबंधित इसमें जो भी पाठ्यक्रम चलते हैं आपके, उनको ये देखता है। इसके बाद में आता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी NTTIR, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग रिसर्च। ये जैसे B.Ed से संबंधित है, BST से संबंधित है आपके, या कोई और टीचिंग से संबंधित जो भी कोर्सेज है उसको सबको हैंडल कौन करता है, आपका ये वाला करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है वो नॉन टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं उनको देखता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके माध्यम से, तो स्कूल एजुकेशन में दो है आपके, नायोस और NCERT। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन में आपका इग्नू है और NTTR है, जो आपका बेसिकली क्या करता है, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अंडर ग्रेजुएट जो है उसमें आपका NPTEL भी देखता है, AICT भी इसको देखता है, CEC भी देखता है और IIMB भी देखता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को कौन कौन देखता है, NPTEL देखता है, AICT देखता है, IIMB देखता है और UGC देखता है। नॉन टेक्निकल में आपका एक है जो बाद में लास्ट में सबसे जोड़ा गया था, वो है INI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो आई होप स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करके और अपना मैसेज जो है वो डालिए, ताकि हम और आप जो है अच्छे तरीके से और डिस्कशन इस स्वयं के बारे में आने वाले टाइम पे कर सकें। अब स्वयं के बाद में नेक्स्ट जो आता है, जिसकी डिजिटल पहल की गई है आपके हायर एजुकेशन के अंदर, वो आता है स्वयं प्रभा। वो आता है आपका स्वयं प्रभा। अब स्वयं और स्वयं प्रभा में क्या अंतर है कि स्वयं जो था वो ऑनलाइन था और स्वयं प्रभा जो है वो बेसिकली आपका चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है UGC के द्वारा या NTA नेट के द्वारा कि आपका स्वयं के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो सही है, स्वयं प्रभा के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। तो स्वयं प्रभा के अंदर पहले जो आपको ये ध्यान रखना है कि 33 चैनल होते थे, बाद में अब जो नए बढ़ के हो गए तो कितने बड़े आपके 7+ हुए हैं, और 7+ होके अब 40 DTH चैनल जो है वो आपका उनका एक समूह बनाया जाता है। इन 40 DTH चैनलों के माध्यम से आपका क्या होता है कि 24/7 यानी हर एक दिन 24 घंटे और 7 दिन आपकी उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम है वो प्रतिदिन 4 घंटे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो चैनल कितने इसके 40, दिन में हॉर कितने ये आपको प्रोवाइड करता है 24, वीक में डेज कितने इसके 7 डेज है, और ये प्रतिदिन जो है पर डे आपके कितने घंटे की क्लास होती है इसमें, या कितने घंटे का एक नया कार्यक्रम जो वो देखने को मिलेगा 4, यानी 4 घंटे का। और दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर आपको वही कोर्सेज जो है वो 5 बार दोहराया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि बेसिकली स्वयं और स्वयं प्रभा बनाने के पीछे यही था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश से आपके डे में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या प्रॉपर आपका एक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो जब भी उनको टाइम मिले, अगर 5 बार वो रिपीट होगा आपका, तो जब भी आपका टाइम मिलेगा तब वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, उसको देख सकता है।
तो 4 घंटे की जो एक पूरी की पूरी आपकी स्टडी होती है, नई जो सामग्री होती है, उसको दिन में 5 बार अलग अलग टाइम पीरियड पे चलाया जाता है, ताकि आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से उसको अलग अलग टाइम पे देख सकते हैं। अब ये जो आपका सारा का सारा जो इसमें अपलिंक किए जाते हैं, यानी वीडियो जो है वो या प्रोग्राम जो अपलिंक किए जाते हैं, वो कहाँ से किए जाते हैं? BISAG गुजरात गांधीनगर से आपके किए जाते हैं। इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसमें सामग्री जो है वो बेसिकली IIT, UGC, CEC, इग्नू जो है वो प्रोवाइड कराता है। और इन्फीबिलिनेट जो है इन्फीबिलिनेट जो है वो क्या करता है? इसका रख रखाव करता है, यानी इसमें कोई चीज़ सामग्री अपलोड करनी है, कोई डाउनलोड करनी है, किसी चीज़ को हटाना है, किसी चीज़ को नया ऐड करना है, तो वो सारा कौन देखता है? इन्फीबिलिनेट जो है वो देखता है। अब चैनलों की संख्या जो है वो लगभग क्या 40 हो गई है, 33 से आपकी 40 हो गई है। और शीर्षकों की संख्या जो है वो 1,20,600 प्लस है, यानी इससे ज़्यादा ही आपकी देखी जा सकती है। अब शिवम प्रभा के एक एक चैनल के बारे में हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया है, तो आप प्लीज़ इस स्लाइड को जो है ये PDF जो है, ये PDF आपके कोर्सेज में अपडेट की जाएगी, यानी ICT वाले कोर्सेज जो है उस फोल्डर में डाल दी जाएगी। तो उसके बाद एक एक चैनल के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यानी 1 नंबर चैनल जो है वो संस्कार चैनल है, जो कि भाषा, साहित्य, इतिहास से दर्शाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 24 जो नंबर जो चैनल है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज में आता है। IIT कानपुर का जो 27 नंबर जो है वो आपका डिज़ाइन और विनिर्माण के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है, जैसे इग्नू का चैनल नंबर 13 जो है वो व्यावसायिक शिक्षा के लिए आता है। तो जो 40 चैनल है उसमें ऐसा नहीं है कि एक जैसी सामग्री आपकी अपलोड होती है। अलग अलग सामग्री जो है वो आपके 40 चैनल जो बनाए गए हैं, उन 40 के 40 चैनल्स में अलग अलग सामग्री जो है वो अलग अलग टाइम पे आपकी डाली जाती है। और प्रतिदिन उनमें 4 घंटे की सामग्री जो डाली जाती है उसको 5 बार आप क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। तो ये शिवम प्रभा के बारे में कुछ बातें जो थी वो अपने ने डिस्कशन जो है वो किया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपकी डिजिटल पहल की गई है उसके बारे में। ये है NDL। पहला तो इसका पूरा नाम जो है वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है इसका पूरा नाम है। ये क्या करती है? ये आपकी एकल खिड़की यानी खोज सुविधा के साथ शिक्षण संसाधनों का एक आभासी भंडार जो है वो तैयार करती है। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर आपको लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा जो है उस डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। यानी आप डिजिटल माध्यम से वहाँ से किसी भी भाषा के संबंध में, भौतिक विज्ञान के संबंध में, इंजीनियरिंग के संबंध में, कॉमर्स के संबंध में, मैनेजमेंट के संबंध में कोई भी डेटा जो है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अब तक लगभग 50 लाख से ज़्यादा छात्र जो है वो रजिस्टर है। इसमें आप NDL का एक मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, यानी आपके एंड्रॉयड मोबाइल से भी इसको यूज किया जा सकता है। ये आपका 24x7 जो है एक लाइब्रेरी है। यानी ये क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी सूचनाएं जो है आपको मिल जाती है। तो ये ICT का उपयोग करके कहीं ना कहीं उच्च एजुकेशन जो थी, हायर एजुकेशन जो थी, उसके अंदर ये एक नई पहल जो है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो आता है पहल, वो आता है ई-विद्वान। यानी भारत के अंदर शिक्षण और अनुसंधान से जुड़े हुए अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान विकास संगठनों में कार्यरत आपके कोई वैज्ञानिक है या कोई रिसर्चर है, उनकी प्रोफाइल बनाई जाती है ई-विद्वान के ऊपर, और उनके बारे में सारी जानकारी जो है वो आपको कहाँ पे मिलती है? ई-विद्वान में मिलती है। यानी रिसर्चर के बारे में और जो आपके साइंटिस्ट जो है उनकी सारी की सारी, चाहे किसी भी संकाय का हो, चाहे आपका कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे साइंस का हो, उनका पूरा डेटाबेस कहाँ पे मिलता है? आपको ई-विद्वान पे मिलता है। ई-विद्वान जो है उसमें उस विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि के बारे में आपको पता चलता है, उसका पूरा एड्रेस जो है वहाँ पे दिया जाता है,
उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस जो है वो उसने आज से पहले कौन कौन से आपके रिसर्च पेपर या बुक जो है प्रकाशन की है, उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है वो उसके बारे में वहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये डेटाबेस जो है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा विकसित ये है, यानी ये जो इन्फिलेबिलिट जो है इसके द्वारा आपका विकसित किया गया है। और आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा जो है NMEICT द्वारा जो है ये किया गया है। इसका वित्तीय सहयोग जो है वो कौन करता है, ये करता है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। मेंटेन कौन करता है, ये वाला करता है। ये डेटाबेस निगरानी और मूल्यांकन के उद्देश्य से मंत्रालय और सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा स्थापित विभिन्न समिति और कार्यबलों के लिए विशेषज्ञों के पैनल तैयार करने में सहायक होता है। यानी ई विद्वान पे आपका क्या हो गया कि बहुत सारे रजिस्टर हो गए, अब आपके शोधकर्ता हो गए, आपके जो रिसर्चर है उन्होंने अपना प्रोफाइल जो है वो क्रिएट की। अब होगा क्या कि कोई मंत्रालय है आपका भारत सरकार का, कोई सरकारी प्रतिष्ठान है, उसको कुछ समिति बनानी है, उसको कुछ ऐसे विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो उसके लिए यूजफुल है, तो वो वहाँ पे ई विद्वान से पूरे के पूरे उनके बारे में पूरी सूचना जो है वहाँ से कलेक्ट कर सकता है, आपका ई विद्वान से कर सकता है। तो इसलिए ये आपका महत्वपूर्ण एक माना गया है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेगी, विशेषज्ञ और शोध विद्वान मिलेंगे, संगठन और जो आपके संस्थान है वो भी इसके साथ जुड़े होंगे, नीति निर्माण और वित्त पोषित एजेंसियाँ जो है वो भी इसका यूज करती है। तो ये 3 जो है चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी यानी NAD, नेशनल जो राष्ट्रीय शिक्षा जो है NAD यानी राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी जो है सभी शैक्षिक पुरस्कारों का एक ऑनलाइन भंडार है। यहाँ शैक्षिक पुरस्कार जैसे प्रमाण पत्र है, आपका डिप्लोमा है, अंक तालिका है, ये 24/4 जो है ऑनलाइन भंडार है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आपका कोई प्रमाण पत्र है, आपकी कोई डिग्री है, आपकी कोई अंक तालिका है, तो ये एक अच्छे तरीके से वेल मेंटेन तरीके से वहाँ पे क्या रहती है, संग्रहित रहती है आपकी। और इसके लिए NAD जो है उसका यूज आपका किया जाता है। अब नेक्स्ट आप अपन देखें तो आप देखेंगे कि इस NAD के में क्या होता है कि पुनर्प्राप्ति संभव है, यानी यहाँ से पुनः जो है हम क्या कर सकते हैं, कभी भी इस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं। उसकी प्रामाणिकता जो है वो बनी रहती है। ये डिपॉजिटरी जो है आपकी, यानी ये जो एक पूरा का पूरा डेटाबेस जो है ये आपका CBL और NDVL जो है इसमें आपका शामिल रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्यूमेंट से संबंधित जब बात आती है तो इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या है कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में है। इसमें अकादमिक पुरस्कार जो है वो रहते हैं, इसमें शैक्षिक पुरस्कार वापस लेने की अनुमति जो है वो दी जाती है, इसमें डेटाबेस की प्रामाणिकता, अखंडता और गोपनीयता जो है वो आपकी बनी रहती है। अब NTA के अंतर्गत कौन कौन से शैक्षिक संस्थान आते हैं तो आप बात करेंगे तो इसके अंदर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी आती है, यानी उसके कोई डॉक्यूमेंट है वो आते हैं। अदर जो आपके कोई संसद या राज्य विधानमंडल से पारित जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट, कोई डिप्लोमा जो है जैसे आपका IIM है वो उसके डिप्लोमाज है, UGC ठीक, या UGC द्वारा कोई अनुमोदित आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय हो गया, आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है CBSE उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है, वो सभी जो है कहाँ पे मिलेंगे आपको NAD के अंदर आपको समाहित होते हैं। यानी ये शैक्षिक संस्थान जो है वो किसका यूज करते हैं, NAD का आपका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो पहल की गई है डिजिटल वो आपकी है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री जो है वो विश्वविद्यालय में शोधार्थी और शोध पर्यवेक्षकों के लिए एक पहल है। यानी PhD कार्यक्रम, यानी PhD में आपने JRF किया, UGC नेट का नेट और JRF, अगर JRF में आपका हो गया तो आपने किस में एडमिशन लिया दोस्तों, PhD में। और जब आप PhD में एडमिशन लोगे तो आपको एक थीसिस जो है वो जमा करना पड़ता है। अब उस थीसिस को आप क्या करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से क्या करेंगे, उसका सार यानी एब्स्ट्रैक्ट जो है उस एब्स्ट्रैक्ट को बना के आप जमा कराएंगे।
तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि ऑफलाइन आपने प्रिंट निकाला और हार्ड कॉपी जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जब ऑनलाइन के माध्यम से आप करेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर या साइट दी गई है जो क्या है, शोध गंगोत्री। और ऑनलाइन का बेनिफिट क्या है कि अगर आपने ऑनलाइन किया है तो आप जब दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है, दूसरा कोई शोधार्थी कर रहा है, तो वो पहले भी चेक कर सकता है कि कौन कौन से जो आपके एब्स्ट्रैक्ट जो है या पीएचडी के जो थीसिस जो है वो पहले कौन से जमा है, उसमें डुप्लीकेसी जो है वो होने की संभावना नहीं रहती। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि जो शोध है वो उसमें कहीं ना कहीं आपकी उसकी कह सकते हैं कि डुप्लीकेसी होगी, वो नहीं होगी। और इसमें शोध जो है वो अच्छे तरीके से होने की संभावना जो है वो ज़्यादा बनी रहती है। तो इसलिए शोध गंगोत्री जो है उसका शोध के विषय में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से ई शोध सिंधु, यानी ये भी किससे है, रिसर्च से संबंधित आपका। इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब एजुकेशन डिपार्टमेंट कहा गया है, इसके दो इसमें जो है 3 मुख्य आपके जो कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट जो थे उन्होंने मिलके बनाया। पहला यूजीसी, दूसरा डिजिटल लाइब्रेरी जो है इन्फानेट उनके द्वारा, और तीसरा जो है वो NLIST इनके द्वारा मिलके शोध सिंधु जो है गठन किया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसमें यूजीसी है, इन्फानेट है, और तीसरा जो है NUIST जो है, इनके द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। ई शोध सिंधु में 10,000 से अधिक कोर और सक्षम जो है आपकी पत्र पत्रिकाएं वो इसमें मिलती है। इसको जो है केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज जो है इसमें शामिल है। और इसके अंदर यूजीसी की धारा 12B के अंदर जो भी आपके विश्वविद्यालय आते हैं वो सभी के सभी क्या है, इसके अंदर शामिल है। तो ये भी आपका रिसर्च से संबंधित कहीं ना कहीं आपका इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो पहल की गई है दोस्तों वो है NPTEL। और ये क्या है NPTEL, ये आपका IIT और IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और IISc बेंगलोर, आप जानते होंगे कि IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, जो भारत का सबसे बड़ा साइंस का एक यूनिवर्सिटी कह लीजिए उसे, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो IISc बेंगलोर है, उनके द्वारा मिलके NPTEL जो है उसका निर्माण किया गया है। और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इनका प्रमुख उद्देश्य एक ही है कि कोई भी छात्र आपका जब IIT में एडमिशन नहीं ले पाता है तो उनके दिमाग में ये होता है कि मैं भी IIT के द्वारा संचालित कोर्सेज जो है उसमें भाग लूँ, या उनके द्वारा संचालित कोर्सेज जो है उसको कंप्लीट करूँ। तो जब IIT के माध्यम से कोई कोर्स लॉन्च किया जाता है तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, NPTEL के माध्यम से मिलेगा। NPTEL में वहीं IIT के सारे जो आपके लेक्चरर जो है या कह सकते हैं प्रोफेसर जो है उनके द्वारा ही संचालित कोर्सेज जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, NPTEL में मिलते हैं। NPTEL में वो सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे जो कि आपके इंजीनियरिंग से संबंधित है, जो आपके मैनेजमेंट से संबंधित है, जो आपके साइंस से है, जो आपके मानविकी जो विषय हैं उनसे संबंधित है। और ये बेसिकली NPTEL जो है वो मार्च 2014 में आपका चालू किया गया था। इसमें IIT के माध्यम से ही आपके कोर्सेज होते हैं, और जब आप कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो IIT की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन जो है वो क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। अब NPTEL लगभग 22 विषयों में हर सेमेस्टर में प्रमाणन के लिए 600 से अधिक पाठ्यक्रम जो है वो आपका चलाता है। तो इसमें जितनी भी आपकी IIT है, जितनी भी आपकी IISc, तो ओनली एक ही आपकी भारत की IISc बेंगलोर, उनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो NPTEL के थ्रू जब आप कोई कोर्स पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको IIT के द्वारा सर्टिफिकेशन जो है वो दिया जाता है। तो इसकी कोर्स की आप वैधता भी देख सकते हैं कि अगर IIT कोई कोर्स लॉन्च कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका महत्व जो है वो बहुत बड़ा होगा। इसकी कुछ विशेषताएं जो है वो हम देख लेते हैं। यानी इसमें प्रति सेमेस्टर जो है लगभग 22 क्षेत्रों में प्रमाणन के लिए 600 से अधिक पाठ्यक्रम जो है वो लॉन्च कर चुका है। इसमें आप इंजीनियरिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपके मानविकी और आपके प्रबंधन, आपके मौलिक विज्ञान, ये सब कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन यहाँ पे मिल जाता है।
इस साइट के अंदर जब आप जाके देखेंगे NPTEL के अंदर, मैं एक बार इस साइट को आपको विजिट करा देता हूँ। NPTEL जो है इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो ये देखिए NPTEL जो है यहाँ पे आपको PDF के रूप में मिलेगी, आपको जो है वीडियो के रूप में दिखाई देगा। ये देखिए आप वेलकम टू स्वयं NPTEL। तो ये आपको IIT, इतनी IITs IISc जो है वो है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑल कोर्सेज जो है इसके माध्यम से आप देखिए कि ब्रीफ कोर्स ऑफ IIT गुवाहाटी का है, ये IISCR भोपाल का है, ये खड़गपुर का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज आपको जैसे डिज़ाइन से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित, सोशल साइंस जो है उससे संबंधित, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन जो है वो मिलेगा। यहाँ पे कौन सा कोर्स जो है वो लॉन्च हुआ है, ऑनगोइंग चल रहा है या आने वाला कोर्सेज है। तो इस तरीके से कोई भी कोर्सेज जो है उसकी पूरी जानकारी कहाँ पे ले सकते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। जिसको 2014 में आपका शुरुआत किया गया था। ये आपका ओपन लर्निंग है और इसमें आपको वीडियो PDF भी मिलेगी, इसमें आपको वीडियो भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। तो ये सब जो है किस पे मिलता है, NPTEL पे मिलता है। और आपके कोई भी डाउट हो किसी भी विषय में तो आप जो है NPTEL पे जाके देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो है IITs IISc के, उनके द्वारा फ्री में भी और प्लस में कुछ पेड कोर्सेज भी वहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं। तो ये NPTEL जो थी उसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। अब नेक्स्ट पहल की बात करें, यानी हायर एजुकेशन के अंदर नेक्स्ट पहल की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है दोस्तों ई-यंत्र। ई-यंत्र जो है वो IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है और जिसमें अब तक 2,07,300 प्लस छात्र जो है वो लाभान्वित हो गए। 3250 प्लस कॉलेज जो है वो हो गए, 500 प्लस इंटर्नशिप हो गई। ई-पत्र जो है वो तैयार कितने हो गए, ई-यंत्र जो है वो लगभग 500 प्लस ई-यंत्र आपके तैयार हो गए। इसमें बेसिकली आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो IIT बॉम्बे के द्वारा ये विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है, इसका रोबोटिक जो एक रोबोटिक जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करना, इसका मेन जो है रोबोटिक और इंजीनियरिंग को प्रमोट करना या उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो आपका ई-यंत्र जो तैयार किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें रोबोटिक और आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है उसकी व्यवहारिक शिक्षा देना और उसकी समस्याओं का समाधान करना, ये तो इसका लक्ष्य है। कार्य प्रणाली क्या है कि कॉलेजों में रोबोटिक प्रयोगशाला की स्थापना करना और उसमें प्रशिक्षण जो है छात्रों को देना, उसके शिक्षकों को देना, ये इसकी कार्य प्रणाली है। गतिविधियाँ क्या है कि ई-यंत्र रोबोटिक प्रतियोगिता EYRC और ई-यंत्र इनोवेशन जो है उसके अंदर प्रतियोगियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। समर्थन कौन करता है, इसको संचालित कौन करता है, भारत का शिक्षा मंत्रालय। और इसकी भी साइट क्या है, ई-यंत्र है। आप खोल के देखेंगे, ओपन करके देखेंगे तो ई-यंत्र जो है, ई-यंत्र IIT बॉम्बे जो है वो आपको दिखाई देगी। और ये देखिए ई-यंत्र रोबोटिक्स के नाम से आपके सामने दिखाई देगी। ये देखिए रोबोटिक कंपटीशन, तो इसमें इस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ये जैसे अगस्त 26 को क्लोज हो गया है। तो इस तरीके से इसमें आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो आपको दिखाई देगी। तो ये आपका क्या है, ई-यंत्र है जो बेसिकली रोबोटिक से संबंधित है। इसी प्रकार से ई-आचार्य, ई-आचार्य जो है वो क्या है कि ICT के माध्यम से शिक्षा मिशन के तहत एक सामग्री पहुंच प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ई-आचार्य जो है वो एकीकृत ई सामग्री, यानी एक जगह आपको इकट्ठी सामग्री जो है वो मिल जाती है। इसका उद्देश्य क्या है कि ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों के विशाल पुस्तकालय तक पहुंच जो है उसके लिए एक इंटरफेस जो है वो आपको प्रदान करना, ये ई-आचार्य जो है इसका बेसिकली उद्देश्य है। नेक्स्ट की बात करें डिजिटल पहल की तो FOSSE, यानी इसका क्या मीनिंग है पूरा, F का मतलब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, यानी एजुकेशन के लिए या तो फ्री के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना या ओपन सोर्स वाला जो कि कहीं भी आपको कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है, तो ओपन सोर्सेस। और ये किसके द्वारा की गई है, जैसे ई-यंत्र IIT बॉम्बे के द्वारा है, वैसे ही ये भी IIT बॉम्बे के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा और अनुसंधान में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देना और स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करना है। यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर
जिन जो पेड होते हैं, यानी जिसको पैसे दे के ही हम उनसे कुछ सर्विस है वो ले सकते हैं। तो इसलिए पैसे वाले जो है वो हर एक आपका स्टूडेंट जो है वो आपका उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या है कि जो बिना पैसे के हैं, जो ओपन है, जो फ्री है, उनको यूज़ में लेने के लिए आईआईटी बॉम्बे जो है उसने ये योजना आपकी संचालित की थी। ये भी भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसको समर्थन किया जाता है या इसको संचालित किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देखेंगे साक्षात। साक्षात जो है वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। ये भी भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू है। इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न शैक्षिक संसाधनों तक मुफ्त पहुंच जो है वो देना है। यानी ई पुस्तक हो गई, आपकी ई जर्नल हो गया, वीडियो व्याख्यान हो गया या अन्य डिजिटल जो भी है, उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, साक्षात जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्चुअल टेक विश्वविद्यालय। वर्चुअल टेक विश्वविद्यालय जो है ये क्या है कि एक विश्वविद्यालय तो होगा, लेकिन किस तरीके का होगा, वर्चुअल होगा। यानी आभासी विश्वविद्यालय भी इसको कई बार जो है वो आपका कहा जाता है। तो वर्चुअल टेक विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? इसकी स्थापना आईआईटी, जो भारत की शुरुआत की जो 7 आईआईटी है उनके द्वारा, और आईआईएससी बंगलोर जो है वो मिलके भारत का पहला वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो है वो स्थापित करते हैं। इसमें आईआईटी कौन से? मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कानपुर, खड़गपुर और रुड़की है। और आईआईटी के दिल्ली के प्रोफेसर जो है कुशल सेन, वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का प्रयास होगा। यानी इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होगा किसका होगा? आईआईटी का होगा। तो ये कहते हैं कि हम एनपीटीईएल जो है उसको जिस तरीके से चला रहे हैं वैसे ही उससे आगे का एक कदम जो है वो क्या है? वर्चुअल टेक विश्वविद्यालय। यानी इसको वर्चुअल टेक वीटीयू भी कहा जाता है, वर्चुअल टेक यूनिवर्सिटी। तो ये भी डिजिटल माध्यम है, एक डिजिटल पहल जो है वो आपकी की गई है। नेक्स्ट आता है आपका ज्ञान दर्शन। और आपने देखा होगा टीवी के अंदर आपका ज्ञान दर्शन इस प्रकार से एक चैनल होता है। उसकी शुरुआत 2000 में होती है। ये 2 घंटे दैनिक आपके चैनल जो है वो चलता है। और 2001 तक ये 24/7 जो है इसको विस्तारित किया गया था। इसमें भारत सरकार का जो एमएचआरडी है, अब शिक्षा मंत्रालय है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इग्नू के सहयोग से ज्ञान दर्शन जो आपका चलता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी उपग्रह प्रौद्योगिकी जो है, सैटेलाइट जो है उसका प्रयोग करके अलग अलग कार्यक्रम जो है वो आपको प्रेजेंट करना, ताकि अलग अलग छात्रों को, कहीं भी बैठा हुआ छात्र बड़ी आसानी से आपकी शिक्षा जो है ग्रहण कर सकता है। इसमें कई चैनल है आपके, ज्ञान दर्शन 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट में क्या है कि सामान्य जैसे जानकारी वाले शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं। इंटरेक्टिव दूरस्थ जो शिक्षा है वो दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा चैनल नंबर 3 में दी जाती है। और उच्च शिक्षा जो है वो चैनल नंबर ज्ञान दर्शन 4 में आपकी दी जाती है। अब इसके बाद बात करें तो एक उच्च पहल और की गई है, और उस उच्च पहल का नाम है आपका ग्रिड गुरुड। ग्रिड गुरुड जो है ये भारत की वैज्ञानिक और शैक्षिक समुदाय के बीच में एक पहल है। यानी 21वीं सदी के लिए वितरित डेटा कंप्यूट गहन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है समाधान प्रदान करने के लिए सैगणना नोड्स और मास स्टोरेज के राष्ट्रव्यापी ग्रिड पर अनुसंधान करना। यानी ये किसका है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है उसका एक हिस्सा आपका माना गया है। तो ये हाई टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम जो है वो भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एजुसेट, जिसे GSET 3 के नाम से भी जाना जाता है, ये स्कूल स्तर से लेके उच्च स्तर तक आपकी दूरस्थ कक्षा जो है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो आपकी एजुसेट जो है, एजुसेट जो है वो आपका प्रोवाइड कराता है। यानी उपग्रह के माध्यम से आपको क्या होता है कि शिक्षा दी जाती है। इसमें I2 के बस पर विकसित भू समकालीन उपग्रह जो है उसमें GSET 3 को 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर MSAT कल्पना 1 और INSAT 3 के साथ स्थापित किया गया है। यानी एक उपग्रह से आपको क्या होती है कि आपको डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो आपकी प्रोवाइड करवाई जाती है। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन में अगर बात करें तो पहला देखिए कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन, जो पहले ही हमने बताया था शुरुआत में जिसकी बात की थी, उसका क्या काम है? शैक्षिक नेटवर्क पर वैश्विक पहल, उच्चतर आविष्कार योजना
और ज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों, ये नहीं है आपका, इसमें उच्चतर आविष्कार योजना, और डी है आपका ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए योजना। यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो क्या काम आता है आपका, पहला ये देखना है। तो पहला है भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाना, समानता बनाना और गुणवत्ता, ये आप बताया था मैंने, पहुंच था कि हर एक व्यक्ति तक उसकी समग्रता की बात की थी हमने, समग्रता का मतलब सभी जगह, और समानता थी, इक्वलिटी की बात की थी हमने, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की थी। तो ये सब किसका था, ये उच्चतर शिक्षा का था। तो ए का 4 जो है वो आपका सही आंसर होगा। अब आप देखिए ए का 4 जो है वो आपका इसमें है। तो बी का 2 यानी शैक्षिक नेटवर्क पर वैश्विक पहल जो है वो भारतीय छात्रों को अल्पावधि कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकायों को आमंत्रित करती है। उच्चतर आविष्कार योजना का मतलब है कि ज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, और ट्रांस डिसिप्लिनरी का मतलब है कि उच्च स्तर के नवाचार को बढ़ावा देना जो उद्योगों की आवश्यकताओं को सीधे रूप से प्रभावित करती है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उच्च शिक्षा के अंदर जो डिजिटल पहल है उसके बारे में, और ये जो है इसके बारे में डिटेल है, आप देख लेना इसके बारे में। पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जो है इसके आंसर के बारे में दी है, विकल्प इसका हमने बताया था कि आपको सी सही है। अब देखिए कि ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई आचार्य क्या है, इसके बारे में भी पढ़ा था, ई कल्प, आई एम प्रिंट और भीम, इन दो के बारे में नहीं पढ़ा था। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे भीम जो है, भीम जो है वो किससे रिलेट हो सकता है आपके हिसाब से, एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भीम जो है वो आपका किससे रिलेट हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि भीम को डेली हम यूज में लेते हैं। भीम के बारे में कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि भीम जो है वो एप्लीकेशन क्या काम आता है। बेसिकली दोस्तों भीम जो है वो भारत का जो एक पे वाला, जो जैसे गूगल पे है वैसे ही भारत पे के नाम से ये आपका भीम जो है इसको डेवलप किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आपका किससे रिलेट करता है, पेमेंट सिस्टम से रिलेट करता है। तो इसमें आप देखिए कि पेमेंट से रिलेट कौन सा है, ये है यूनिफाइड पेमेंट। तो भीम क्या हो गया आपका, एक डी का 3 हो गया। तो आप देखिए डी का 3 जो है केवल इसमें आपका, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कि ए का 2 है, यानी ई एच आर ये क्या करता है आपका, डी का 3 जो है वो सही है आपका। ए का जो है आप देखिए कि ए का नहीं, डी का जो है 2 है आपका। तो डी का 2 जो है ये वाला है ऑप्शन, ये वाला है और ये वाला है और ये वाला है, 3 में डी का है, ये आपका गलत है। तो अब आप डी का 2 है, मान लो भीम जो है आपका क्या है, ये वाला है। अब ई कल्प और ई आचार्य को हमें देखना है। तो ई आचार्य का हमने देखा था कि इंटीग्रेटेड ई कंटेंट जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आचार्य करता है। तो ए का 3 जो देखिए आप किस में है, ए का 3 जो है वो केवल और केवल आपका इसमें और इसमें है। तो ये आपका कट हो गया। अब 2 बचे हमारे पास में। अब आगे चलते हैं कि आपका ई कल्प जो है, ई कल्प जो है वो क्या काम करता है, आपका डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो एक बी का 1 हो गया। तो बी का 1 जो है किस में आपका, इसमें है। तो ये सही हो गया कि ई एच आर का मतलब आपका इंटीग्रेटेड ई कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। भीम का मतलब यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम आपका, और इम प्रिंट का मतलब है आपका, इम प्रिंट का मतलब जो है वो क्या है कि रोड मैप और प्रिश्योरिंग इंजीनियरिंग चैलेंज के लिए कोई रोड मैप जो है वो आपका तैयार करना। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा आपका, 4th नंबर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं कि आपका भीम वही भीम है। तो आपको पहले तो क्या करना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और आपको देखना है कि बी का 3 नंबर किस में है। तो बी का 3 नंबर इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक का है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अब स्वयं जो है वो क्या करता है आपका, स्वयं क्या करता है, लर्निंग प्लेटफॉर्म आप जानते हो कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो डी का जो है वो आपका 3 नंबर हो गया, स्वयं जो है वो लर्निंग हो गया, स्वयं जो है वो लर्निंग हो गया। अब आपका
उमंग और EBZ रहे हैं। उमंग जो है वो क्या करता है आपका सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस जो है ऑल गवर्नमेंट सर्विस, यानी सारी गवर्नमेंट सर्विस का एक सिंगल एक्सेस पॉइंट जो है वो क्या है आपका उमंग है। EBIZ क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस एक सर्विस है। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो UGC नेट में आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो डिजिटल पहल की गई है वो किससे रिलेट है उसको मैच करना है आपको। तो मैचिंग वाली क्वेश्चन जो है इस यहाँ से बहुत ज़्यादा आने की आपकी संभावना रहती है। अब ये देखिए एक क्वेश्चन जो है कि स्वयं इज़ ए इंसेंटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वयं जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंसेंटिव है। एम्स ऑफ प्रमोटिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या ये SSG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करता है। स्वयं का क्या काम था, स्वयं जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसमें 9th से लेके 12th तक की एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती थी, आपने देखा, ठीक है। तो अब इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का कहीं कंसेप्ट इसमें नहीं था, तो ये वाक्य जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका गलत है, यहाँ से सही है। तंत्र इज ए इंसेंटिव स्प्रेड एजुकेशन एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक बाई IIT, यानी तंत्र जो है वो किसके द्वारा स्प्रेड किया, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए बनाया गया था, रोबोटिक और आपका एम्बेडेड के लिए बनाया गया था IIT बॉम्बे के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। MHRD भी उसमें सहयोगी था। लेकिन क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों गलत है, तो हम कहेंगे ये दोनों जो है वो आपके क्या है, गलत है। दोनों जो है वो आपके क्या है, गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे स्वयं जो है वो सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए नहीं बनाए गए, ये गलत है। यहाँ पे तंत्र जो है वो नहीं है, यंत्र था, हमने देखा था यंत्र था, तो इसका नाम जो है वो गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये आप यहाँ पे देखने का काम करेंगे कि प्रमोटिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्वेश्चन के अंदर था, जबकि एक्चुअल पर्पज क्या था कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना किसका, स्वयं का, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक बाई तंत्र, तंत्र के बारे में बात की थी, जबकि यहाँ पे क्या था, यंत्र था, तो ये नाम गलत है, तो इसलिए इसका दोनों ही आपके गलत है। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो दिया गया है, इसमें तंत्र यंत्र की जगह तंत्र दे दिया। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आपका आंसर देना है। अब यहाँ पे कुछ बात आई है कि फोसी, स्पोकन ट्यूटोरियल, NDL और NAD, यानी फोसी का मतलब क्या था आपका, ये था फ्री ओपन एजुकेशन जो था वो था IIT बॉम्बे के द्वारा ये डेवलप किया गया था, ये हमने देखा था। और ये जो फोसी था ये क्या करता था, ये जो शैक्षिक संस्थानों में स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर थे उस पर निर्भरता कम करने का काम कौन करता था, आपका फोसी करता था। तो D का 1 है आपका, तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, ये दोनों तो आपके गलत है। अब आगे चलते हैं अपने, अब आप आगे चलते हैं तो NAD का जो है वो क्या करता था, NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी थी, कि जो आपके प्रमाण पत्र को इनको सबको क्या करती थी, आपकी सबको क्या करती थी, वो आपके स्टोर करके रखती थी। तो शैक्षिक पुरस्कार डिग्री मार्कशीट जो है उसका भंडारण था। तो आपका क्या है, A का 3 नंबर है। अब आप देखिए A का 3 नंबर जो है वो ये है। अब अपने आप देखिए कि B का 4th है, B का 4th यानी NDL है जो एकल खिड़की थी, जिसमें हम हवाशी भंडार की रूपरेखा जो तैयार कर सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल जो है वो आपका क्या है, स्पोकन ट्यूटोरियल जो है वो आपका क्या है, सी का है निःशुल्क और ओपन सोर्स प्रोग्राम को स्वयं सीखना, ये स्पोकन ट्यूटोरियल था। तो ये इसका सही आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि निम्न में से कौन सा शब्द डिजाइन के लिए डिजिटल शिक्षक वातावरण से संबंधित है, यानी इसमें विद्वान, आचार्य, कल्प, यंत्र, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिजाइन के लिए डिजिटल शिक्षण वातावरण जो है वो है आपका, डिजाइन के लिए डिजिटल शिक्षण जो है वो कल्प है। यानी विद्वान आपको क्या करता है, आपके विशेषज्ञ जो है, यानी आपका विद्वान क्या करता है, उसमें कोई ना कोई विद्वान होगा, कोई रिसर्च होगा, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है वो कहाँ पे मिलेगी, विद्वान पे मिलेगी।
ई आचार्य जो है वो क्या करेगा, स्नातकोत्तर तक की आपको पाठ्यक्रम सामग्री जो है वो आपकी मुफ्त में देगा। ई क्लब जो है वो डिज़ाइन या डिजिटल के लिए आपका यूज़ में होगा। ई यंत्र जो है वो IIT बॉम्बे के द्वारा दिया गया था, जिसका मुख्य क्या था, रोबोटिक और एम्बेडेड सिस्टम जो है उसके द्वारा आपको शिक्षा या एजुकेशन प्रोवाइड करना था। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में बात की, कुछ हमारे जो डिजिटल पहले की गई थी उन डिजिटल पहलों के बारे में बात की थी। तो ये काफ़ी थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल वाला भाग जो है वो आपको दिखाई देता है, और इस थ्योरेटिकल वाले भाग में एक या दो बार आप इस लेक्चर को जब दोबारा से इसको प्ले करेंगे, एक दो बार प्ले करके देखेंगे, तो आपके काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्लियर होगी। और अभी जो हमारे इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कल हम बात करेंगे, वो करेंगे ICT इन गवर्नेंस, कि गवर्नेंस के अंदर ICT जो है उसका क्या रोल है, क्या ICT गवर्नेंस होता है, किन किन क्षेत्रों में उसका यूज है, उनके बारे में। और फिर नेक्स्ट डे हम बात करेंगे वो एब्रीविएशन जो है, हमारी शब्दावली वाला जो चैप्टर बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और इस तरीके से महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो आई होप लगभग अपना कह सकते हैं कि 90% सिलेबस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और 90% सिलेबस में किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो, प्लीज़, किसी भी प्रकार का सिलेबस जो है वो लगभग हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है। और इस सिलेबस के अंदर जितना भी हमने कंप्लीट किया है, इसके अंदर कोई भी आपका डाउट हो, तो आप ये नंबर जो है 7014463855, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, और जो भी डाउट है, डाउट टॉपिक लिख दीजिए, और क्या डाउट है वो थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिए, ताकि हम आपको वापस से उसी व्हाट्सअप के माध्यम से या आने वाली क्लासेस में उस पॉइंट पे या उस डाउट पे डिस्कशन करके और उनको कन्फ्यूज जो है वो आपने दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।